ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको एड्स बता चुके थे, HIV भी मैंने बता दिया है इसमें बेटा डिटेल, है ना। नाउ कैंसर, राइट टॉपिक। तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड है ना बेटा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ मीन्स सेल डिवीजन में रुकेगा ही नहीं। बोलो, the cell division is unlimited, okay। then जब सेल डिवीजन ना रुके बेटा और सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनलिमिटेड हो जाए, है ना, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि a lot of cells and they are collected, means cell mass है ना, mass of cells accumulate हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं, आप लोग जानते हो, ठीक है, ट्यूमर कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक को बिनाइन कहते हैं बेटा, बिनाइन, एक मैलिग्नेंट, और एक को मैलिग्नेंट कहते हैं जी, दो है, ठीक है। मैलिग्नेंट, अब ये दोनों में डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। पहले ये क्लियर कर लीजिए कैंसर, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट, कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल, हमारे सेल डिवीजन जब अनलिमिटेड होता है, राइट। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन चलते हैं बेटा, बताते हैं। हम जानते हैं कि दो टाइप का सेल डिवीजन है बॉडी में, है ना, एक को माइटोसिस कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, राइट। ये पढ़े। तो जो मियोसिस है ये जेनेटिक सेल में होता है, बोलो, है ना, जेनेटिक सेल में होता है, और ये कहाँ पर होता है, सोमैटिक सेल में होता है, बोलिए, सोमैटिक सेल में होता है, राइट। तो सोमैटिक सेल में होता है, वेजिटेटिव सेल्स में होते हैं, और ये जनरेटिव सेल में होते हैं। तो जो सेल साइकिल में जो फेजेस है बेटा, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जैसे जीवन है ना, बोलो, जीवन फेज है, एस फेज है, G2 फेज है, M फेज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन सारे प्रोसेस, इन सारे फेजेस से सेल डिवीजन पास होता है, राइट। हमें यहाँ ये बताना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब सेल की जब जरूरत, जब सेल बॉडी की जब नीड होगी, मीन्स एज पर रिक्वायर्ड, जैसी आवश्यकता होगी, जैसा नीड होगा, ठीक है ना, उस नीड के अकॉर्डिंग उस सेल डिवाइड करेगी। ये समझ रहे बेटा ना, फैक्ट समझो।
जब नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी तब सेल डिवाइड करेगा, नीड नहीं होगी तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। माने सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है भाई। जब जरूरत होगी तब सेल डिवाइड करेगा, नहीं जरूरत होगी तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। ये समझ गए ना? तो मीन्स एज पर रिक्वायर्ड, एज पर नीड ऑफ बॉडी, यानी जिस तरीके से जब रिक्वायरमेंट होगी तो सेल डिवाइड करेगी और नहीं तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। यानी दो कंडीशन बनती है, सेल डिवीजन हो या ना हो, ठीक है ना? अब अगर सेल की बॉडी की जरूरत नहीं है तो सेल डिवीजन को रोक देगा, समझिएगा। लेकिन जो कैंसर अब है क्या, देखिए भाई, एक मान लिया कि जैसे सेल्स है, देख लो, समझ लो, सेल्स है तो ये सब एक दूसरे के साथ है बेटा। मीन्स ये क्या है, नेबरिंग सेल्स है ना, बोलो, पड़ोसी है ना सब। तो है क्या कि जब एक सेल का मान लिया कि सेल डिवीजन रुक गया तो जितने सेल है सबका सेल डिवीजन रुक जाएगा। दे आर, वो सब एक दूसरे से क्या है, अफेक्टेड है ना, सबका रुक जाएगा। लेकिन जिस सेल में कैंसर हो जाएगी, जो कैंसरस सेल हो जाएगी, वो स्पेशल हो जाती है। वो सेल अपना डिवीजन नहीं रोकती, वो सेल अपना डिवीजन नहीं रोकती। माने उस सेल में स्पेशली दैट सेल इज स्पेशल, दैट सेल इज स्पेशल, ये सेल स्पेशल हो जाता है और इसमें सेल डिवीजन नहीं रुकता। इन सेल डिवीजन इसमें स्टॉप नहीं होता बेटा, नहीं स्टॉप होता, रुकता नहीं। माने सेल डिवीजन इज गोइंग ऑन, चलता रहता है, ठीक है। माने जो अगल बगल के जो नॉर्मल सेल्स है, जैसे ये सेल नॉर्मल सेल है, ऐसे समझ लो, ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसर सेल है, जान लीजिएगा। तो ये अगर अब नहीं जरूरत है तो नॉर्मल जो सेल है इसमें डिवीजन रुक जाएगा, नहीं डिवीजन होगा तो इसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। लेकिन कैंसर सेल अपना सेल डिवीजन कर रही है, ये नहीं रुक रहा है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन नहीं रुक रहा है तो उसके माने क्या, ये सेल डिवाइड करके चली जाएगी तो ग्रोथ ए मास ऑफ सेल, ढेर सारे सेल और करते हुए। और अब अच्छा, दूसरा एक बड़ा लॉजिकल चीज है यहाँ पर एनसीईआरटी में, हो सकता है ना दिखा हो, लेकिन ये बहुत लॉजिकल है कि सेल को डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। बोलो भाई, जो सेल्स हैं उनको, जो कोई भी सेल डिवीजन हो तो उसको सेल जब डिवाइड करती है तो उसको जो है न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है कि नहीं है? तो यानी जो कैंसर सेल्स हैं ये हमेशा डिवाइड करेंगी तो इनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है कि नहीं? बोलिए, जरूरत है ना? तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे? जो बॉडी के जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं, जैसे ये सेल्स नॉर्मल है तो यही से लेंगे। ये जो नॉर्मल सेल है बेटा, जो ये सेल्स नॉर्मल है, नॉर्मल सेल से ही ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, यही है कि आदमी वीक हो जाएगा, ठीक है ना? जो डिजीज्ड पर्सन है, जिसको कैंसर है, वो वीक हो जाएगा। क्यों वीक हो जाएगा? क्योंकि जितने नॉर्मल सेल्स हैं उनके हाईएस्ट they provide and the cancerous cells, they are acquired the nutrition to the other cells, normal cells। यानी नॉर्मल सेल से ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और डिवाइड करते रहते हैं। ये डिवाइड करेंगे, रुकेंगे ही नहीं, सेल डिवीजन नहीं रुकेगी, राइट? तो इस नाते जो है इनको न्यूट्रिशन चाहिए और ये न्यूट्रिशन ये नॉर्मल सेल से लेते हैं और आगे स्टेबलाइज करते रहते हैं। जबकि जरूरत नहीं है, बॉडी को जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो इससे जो है ए मास ऑफ सेल्स, ढेर सारी मात्रा में सेल बन जाते हैं, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है ना? अब है क्या, देखिए एनसीईआरटी में इसके लिए नया टर्म जो है टर्म दिया है, दैट इज कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन, तो कांटेक्ट इनहिबिशन का यही मतलब है कि जो सेल कांटेक्ट में है, जैसे नॉर्मल सेल में देख लो, जब नॉर्मल सेल है ना तो ये कांटेक्ट में है, सुनो, तो ये कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल सेल कांटेक्ट में है, ये एक
क्या करना, रोक देना, चेक करना, है ना, टू चेक। तो ये इनहिबिटरी रोल प्ले करते हैं। माने ये हो गया कि ये अगर नहीं डिवाइड करना है तो जितनी नॉर्मल सेल इनके कांटेक्ट में है कोई सेल डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है ना। लेकिन क्लियर लिखा है एनसीईआरटी में कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं दे लॉस्ट द कांटेक्ट इनहिबिशन, लिखा है एनसीईआरटी क्लियर ये लाइन। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कैंसरस सेल्स की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि कैंसरस सेल्स लॉस्ट द कांटेक्ट इनहिबिशन, कांटेक्ट इनहिबिशन को खो देते हैं ऐसे सेल जो कैंसरस सेल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, है ना। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। लिखा है ना, नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन, ओके, बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच कांटेक्ट विथ अदर सेल्स inhibits their uncontrolled growth, okay, and cancerous cells appears to have lost this property। ये इस पर क्वेश्चन आया बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। माने कांटेक्ट इनहिबिशन को लॉस्ट हो जाता है, यानी कांटेक्ट इनहिबिशन का जो वो है वो नहीं शो करते। तो ये इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी हो गई। तो आप इसको अगर चाहें तो प्रॉपर्टीज आप कैंसर सेल्स में पहली प्रॉपर्टी आप इसको लिख सकते हैं इस पर क्वेश्चन में, राइट। एज पर रिजल्ट्स ऑफ दिस द कैंसर सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स, मासेज ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये सेल्स अपना डिवीजन नहीं रोकते हैं और ढेर सारे सेल्स कलेक्ट होकर के, मास ऑफ सेल्स कलेक्ट होकर के ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देते हैं, राइट। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देख लीजिए, तो जब ट्यूमर बन गया हमने देखो अभी कहा है कि ये दो टाइप के होते हैं, मीन्स दूसरा टॉपिक इसी में टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। So first is benign, benign कैंसर, कैंसर ही कहेंगे, और दूसरे को क्या करेंगे, malignant। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्या डिफरेंस है दोनों में, कहते किसको है, बिनाइन किसको कहते हैं, माइग्रेन किसको कहते हैं। जैसे कि मान लिया कि बॉडी है बेटा, है ना भाई, बॉडी का, ठीक है ना। हाँ बेटा, बिनाइन वाला जो एक ही पार्ट में होता है, स्प्रेड नहीं। हाँ, अब जैसे मान लिया कि कैंसर यहाँ बनने लगा, कैंसर सेल्स यहाँ डेवलप हो गई, समझिएगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ कई सेल मान लिया कलेक्ट हो गए, तो यह स्प्रेड ना करे, उसी एरिया में ये फिक्स पोजीशन पर, अपने फिक्स लोकेशन पर बना रहे। तो हम ऐसी कंडीशन को, ऐसे सिचुएशन को बिनाइन कैंसर कहते हैं, ठीक है। माने वो स्प्रेड नहीं कर रहा है, ऑल ओवर बॉडी में फैल नहीं रहा है, तो इसको इजीली सर्जरी मेथड से रिमूव किया जा सकता है कि नहीं। तो ये इसको जो है इजीली इसको सर्जरी मेथड से रिमूव किया जा सकता है। तो ये उतना डेंजरस नहीं है ना। यस, लिटिल डेंजरस। लेकिन अब देख लीजिए, जैसे कि ये फिक्स पोजीशन पर है और यहीं पर कैंसर हो गया, तो ये अपनी फिक्स पोजीशन पर ऐसे पड़ा है, तो इसको इजीली काट करके निकाल दिया जाएगा, सर्जरी हो जाएगी इसकी। तो इट में बी क्योरेबल एंड नॉट डेंजरस। लेकिन दूसरी स्थिति में देख लीजिए, दूसरी कंडीशन क्या है, जो मैलिग्नेंट वाली कंडीशन है बेटा, वो क्या हो सकती है। जैसे सपोज यहाँ पर कैंसर बन गया, तेजी से ठीक है, कहीं यहाँ कहीं कैंसर मान लीजिए बना, ठीक है ना। तो है क्या भाई, जो ब्लड वेसल्स है ये तो पूरे ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड है,
पूरे ऑल ओवर बॉडी में ये ब्लड वेसल्स स्प्रेड होते हैं, है ना। तो ये जो सेल्स हैं ये भी स्प्रेड हो जाएंगे इनके साथ, और पूरे बॉडी में ये फैल जाता है। कैंसरस सेल्स जो है पूरे बॉडी में जाकर के और दूसरे भी सेल्स को क्या करेंगे, कहने का सेंस ये इसको इफेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल को नहीं रहने देंगे, कैंसरस बना देंगे, ठीक है। जैसे कि ब्लड कैंसर, इसका एग्जाम्पल जो है क्या है, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर तो ऑल ओवर बॉडी में ये स्प्रेड कर जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं, यानी मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है ये स्प्रेड कर सकता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर। अगर बॉडी में एक लोकेशन पर है तो दूसरे लोकेशन पर जाकर के पहुंच जाता है और पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो इस नाते हम ये कह सकते हैं, अगर इस पर क्वेश्चन ये बने कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, जो कैंसर है कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा डेंजरस है, तो आप कहेंगे मैलिग्नेंट। ओके, तो मैलिग्नेंट जो कैंसर है हो जाता है। तो ये हो गए दोनों टाइप कैंसर के, ठीक है, यानी मैलिग्नेंट ग्रोथ, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर, राइट। ऑन द अदर हैंड mass of a proliferating cells called neoplastic or tumor cells, okay, these cells grow very rapidly, बहुत तेजी से ये सेल ग्रो करते हैं बेटा, ओके, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, जो उनके अगल बगल के जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। और as the cells actively divide and grow, they also starve the normal cells। हम आपको ये बता चुके हैं, मैंने आपको बताया, कह रहा है कि नॉर्मल सेल से न्यूट्रिशन लेता है ये, ठीक है, क्योंकि फाइनली इसको ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, वही चीज़ जो मैंने बताया, ठीक है ना, ये है। एंड दे बाय द कंप्लीट बाय द वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ओके। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, यानी जो सेल नॉर्मल सेल से न्यूट्रिशन लेकर के और धीरे धीरे सेल डिवीजन करके पूरा स्प्रेड कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को, यानी कैंसर सेल की जो प्रॉपर्टी है इसको मेटास्टेसिस कहते हैं बेटा, मेटास्टेसिस। पीरियड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, हाँ, ओके, मेटास्टेसिस यानी दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट, यानी जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो मेटास्टेसिस शो करते हैं। मेटास्टेसिस क्या है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच द कैंसर सेल्स बिकेम स्प्रेड ओवर द बॉडी, ओके। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो कैंसरस सेल्स की होती है। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई? पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सेल डिवीजन रुकती नहीं इनकी, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये मेटास्टेसिस, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स वाली कंडीशन, मैलिग्नेंट वाली कंडीशन, ठीक है ना, बिनाइन वाली कंडीशन, दोनों ये भी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ काज ऑफ कैंसर, क्या काज हो सकता है कैंसर का, ठीक है। तो इस पर चलते हैं बेटा। तो देखिए, एक तो हो सकता है फिजिकल का, तो भाई फिजिकल मैंने लिखा, केमिकल और
बायोलॉजिकल। ठीक है, यानी फिजिकल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। यानी 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कैंसर काज कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल फैक्टर में क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन आएगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन में बेटा बोलो एक्स रेज, आप देखे होंगे लिखा है एक्सरे करवाई, लिखा रहता है कि एक्स रेज जो है ये हानिकारक है ना, हानिकारक किरणें होती हैं, इससे दूर रहें। तो जो एक्सरे होती है, एक्सरे है ना, बहुत ज़्यादा एक्सरे भी नहीं करवाना चाहिए। ये भी जो है कैंसर का कारण हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो एक्सरेज है ना बेटा, इस तरीके से गामा रेज है। ठीक है, तो ये सब जो है आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है ये भी कैंसर को काज कर सकती हैं। तो ये फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत आता है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, कौन सा कैंसर काज कर सकता है, नाम बताइए उसका? स्किन कैंसर काज कर सकता है, बोलो स्किन कैंसर काज कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर, और डीएनए को डिफेक्ट कर सकता है, डीएनए को भी डिफेक्ट कर सकता है, डीएनए को डिफेक्ट कर सकता है, यानी डीएनए में भी एब्रेशन आ सकता है और इस जो है और कैंसर काज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी जो फिजिकल फैक्टर्स, कुछ ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कैंसर काज कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा केमिकल फैक्टर पर चर्चा कर लेते हैं। केमिकल फैक्टर्स में जैसे एस्बेस्टॉस है ना, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। देखिए एस्बेस्टॉस जी, यह एक ऐसा एलिमेंट है जो कैंसर काज कर सकता है। ठीक है, और बताओ? हाँ, यस, वेरी गुड। टोबैको बेटा, अब देखिए टोबैको में देखिए 2 कंडीशन है। एक तो च्यूइंग वाली कंडीशन है, जो लोग चबा करके खाते हैं। ठीक है, उससे माउथ कैंसर डेवलप हो सकता है, माउथ कैंसर। तो एक तो ये काज हो गया माउथ कैंसर का, जो लोग तंबाकू चबा करके खाते हैं, बहुत इंजूरियस है। ठीक है, दूसरा ये है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग लंग जी, तो इसके लंग कैंसर, तो ये लंग कैंसर काज करता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों कर लीजिए। तो लंग कैंसर और माउथ कैंसर ये टोबैको से हो सकता है, राइट? या ऐसे ही पर्सन जो आपके साथ हैबिचुअल रूप से रहते हैं और स्मोकिंग करते हैं, वह भी पर्सन इफेक्ट हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से यह भी एक फैक्टर हो गया। और कुछ ऐसे डस्ट है बेटा, पॉल्यूटेंट्स इनको कह सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स में जो मेटलिक पॉल्यूटेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जो मेटलिक पॉल्यूटेंट्स हैं, मेटलिक पॉल्यूटेंट्स इसको कहेंगे, कैसे मेटलिक पॉल्यूटेंट्स हैं? सूट,
मेटलिक पॉल्यूटेंट्स माने इंडस्ट्रीज वगैरह से, बिल्डिंग करते यस, जो बिल्डिंग वगैरह करते हैं या इंडस्ट्रीज से, बेटा इंडस्ट्रीज से, है ना, जो वेस्ट होते हैं वो बर्न नहीं होते। जो मेटेलिक वेस्ट होते हैं दे आर नॉट कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं और स्मोक के साथ जो है निकल जाते हैं। कहाँ? इन्वायरमेंट में निकल जाएंगे, है ना, और जो है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के इनसाइड पहुंच करके लंग्स को इफेक्ट कर देते हैं। यानी जहाँ पर मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ध्यान देना, जिस एरिया में मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और वहाँ मेटल्स वगैरह की फैक्ट्रीज होती है ना बड़े बड़े शहरों में, तो इस तरीके से वहाँ वो जो मेटल के पार्टिकल्स हैं, जैसे लेड का पार्टिकल हो गया ना बेटा, चूड़ी बनाने वाले बहुत ज़्यादा। हाँ गुड, बैंगल्स इंडस्ट्री है चूड़ी वाला, तो उसके तो वो जा करके डस्ट में मिक्स हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में चले, और वही लोग जो है आखिर जो है एयर वही तो हम लोग उसी से तो आखिर इनहेल कर रहे हैं, उसको उसी को तो ले रहे हैं अंदर, तो वो चला जाएगा फेफड़े में। और मतलब आप देख लीजिए दिल्ली में रहने वाले लोग मोस्टली जो है रिस्पायरेटरी डिजीज से जो है हाँ वो सफ़र कर रहे हैं, मोस्टली लोगों को जो है लंग की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो लंग कैंसर काज हो सकता है, ठीक है, हाँ, तो ये भी कुछ एलिमेंट्स हैं एंड दे कैन काज द लंग कैंसर, राइट। तो ये हो गया, तो हमने आपको फिजिकल फैक्टर बता दिया। फिजिकल फैक्टर में कौन कौन से भाई, ये रेडिएशन वाले, ठीक, रेडिएशन वाले, और दूसरा बेटा बता दिया केमिकल फैक्टर में जो है टोबैको हो गया, है ना, और कुछ बताओ भाई, सिगरेट, है ना, ये भी आ जाएगा इसी में। हाँ बेटा टोबैको, इसको दो तरीके से यूज करते हैं जो लोग, है ना, ये हो गया, सिगरेट हो गया, देखो सिगरेट पे लिखा रहता है क्लियरली कि ये स्वास्थ्य के लिए क्या लिखा रहता है, दैट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ना होता है बेटा, होता है। तो इस तरीके से जो केमिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो कैंसर का कर सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर पर आ जाते हैं, उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। बायोलॉजिकल फैक्टर में कुछ वायरसेस हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत कुछ वायरसेस आ जाएंगे। बताओ भाई, यस, दे आर कार्सिनोजेनिक एजेंट। हम ऐसे एजेंट्स को कार्सिनोजेनिक एजेंट कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स जो भी सब्सटेंस ना बेटा, वो चाहे सब्सटेंस हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जो भी कैंसर काज करते हैं, यानी दे कैन काज द कैंसर, ओके, दे आर नोन एज कार्सिनोजेंस, है ना बेटा, कार्सिनोजेन, ठीक, तो इनको कार्सिनोजेन कहते हैं। तो अब ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर में जैसे कुछ वायरसेस हो गए, तो ये कार्सिनोजेनिक एजेंट हो गए, ठीक है ना, ये सभी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं। जैसे HIV का बात, HIV जो वायरस है, HIV वायरस हो गया, ठीक है ना, और हर्पिस वायरस हो गया, जो वायरसेस होते हैं दे कैन काज द कैंसर, ठीक है, हर्पिस। तो इस तरीके से कैंसर काज कर सकते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया। केमिकल फैक्टर्स में हमने आपको बता दिया कि कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे एस्बेस्टॉस वगैरह, वो है ना, कुछ ऐसे फिशेज भी हैं, कोई एक ऐसी फिश भी है जो कैंसर काज करती है, वही हमने पढ़ा है। कुछ
ऐसे उसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दे कैन कॉज कैंसर, राइट। तो वो भी बायोलॉजिकल एजेंट में आ जाएंगे बेटा। तो इस तरीके से उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। ओके, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया है, दोनों मैंने लिख दिया है, देख लीजिए उसको। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कैन काज द एंड कैन डैमेज टू द डीएनए लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो यह भी कैंसर काज कर सकता है, दिया इसमें एनसीईआरटी में। कैंसर काजिंग वायरसेस भी हैं, ओके, इनको वायरल ऑन्कोजीन्स कहेंगे। जो इनमें जीन्स होते हैं, दे हैव द स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स, दे आर नोन एज वायरल ऑन्कोजीन्स, राइट। अब देखो तो है क्या, जो प्रोटो ऑन्कोजीन जैसे कि सेवरल जीन्स दे आर कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स, ओके, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स have been identified in the normal cells, clear, and when they are activated under the certain condition they could lead to the oncogenic transformation of the cells। है क्या, देखिए हम ऐसा हमारे बॉडी में बेटा ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, बॉडी में ये सेल्स प्रेजेंट है, हर किसी के बॉडी में जो है ऑन्कोजीन्स माने ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं, राइट। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑन्कोलॉजी, ठीक। और जो कैंसर सेल्स के जो जीन्स होते हैं उनको ऑन्कोजीन कहते हैं बेटा, ऑन्कोजीन कहते हैं। ये देख लो, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोजीन। तो हर किसी के बॉडी में ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं, राइट, लेकिन वो जीन्स एक्टिव नहीं होते, वो जीन्स एक्टिव नहीं होते, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी आर्टिकल में लिखा है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, राइट, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, इट मीन्स द प्रोटो ऑन्कोजीन्स सेवरल जीन्स are called cellular oncogenes, okay, or proto-oncogenes have been modified into the normal cells which been when they activated under the certain conditions। कुछ certain conditions में, या आप ऐसा कर लीजिए ऐसी सिचुएशन में वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर के कैंसर काज करते हैं, ठीक है, यानी वही नॉर्मल सेल हमारा जो है कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। अब इसका डिटेक्शन और डायग्नोसिस, तो कैसे डिटेक्ट करेंगे भाई। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट काज है, देखो जैसे कि मान लिया कि कोई बायोलॉजिकल एजेंट, हम मान लिया कोई बायोलॉजिकल एजेंट कैंसर काज करने के लिए बॉडी में इंटर किया, तो उस जो बायोलॉजिकल जो एजेंट है हम उसको क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। तो जो एंटीजन इंटर किया बॉडी में, देखिए तो बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी ना, बोलो बेटा, एंटीबॉडी फॉर्म करेगी, यानी हमारी बॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। और एंटीबॉडी होते क्या है, दे आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, है ना भाई, प्रोटीन ही तो होते हैं ना। तो इस तरीके से बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू एक प्रोटीन बनेगी जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, और वह एंटीबॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट होगी, माने एंटीवायरल हम कह सकते हैं, एंटीवायरल होगी कि नहीं होगी। तो अगर हम इस एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई कर लें, इसकी जांच करा लें, तो हम तो पता चल सकता है कि कैंसर है कि नहीं। यानी कि यस, ये देख लीजिए, जो एंटीबॉडी बनेगी उस एंटीबॉडी की जांच हो जाए। इसको क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी है ये, दैट इज हिस्टोपैथोलॉजी, है ना बेटा, यस।
माने जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, उनका टेस्ट, कैंसर सेल्स का टेस्ट ना बेटा, यस, यानी टेस्ट ऑफ दोज कैंसर सेल्स, इसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। ये भी टर्म सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोपैथोलॉजी टर्म हो गया है ना, ऑन्कोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, तो हिस्टोपैथोलॉजी, राइट। यानी अगर हम उस एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई कर लें तो कैंसर की जानकारी हो सकती है, यानी डायग्नोज किया जा सकता है, ठीक है। तो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस, राइट। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कैंसर का डिटेक्शन है बेटा वो बायोप्सी पर बेस होता है, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू, यानी दो चीजें देख लीजिए डिटेक्शन में, एक तो बायोप्सी, सीटी स्कैन होता है, हाँ सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, एमआरआई भी होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस जी, सीटी स्कैन है ना। तो यहाँ पर जो है हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड है बेटा, ठीक है ना। एक तो हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड जिसमें कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल में, ठीक है ना। हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड में हम कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक तो ये हो गया, बायोप्सी हो गया, ठीक है ना। और एमआरआई, एमआरआई सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया एमआरआई, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सबसे ठीक है। सीटी स्कैन है, ठीक है ना, कंप्यूटर वाला, कंप्यूटेड। तो कितने 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 मेथड्स हो सकते हैं भाई, देखिए कौन कौन से, इनको सेट कर लो दिमाग में। जैसे बायोप्सी हो गया बेटा, हाँ ठीक, सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है ना। हाँ एंटीबॉडी वाला जो मैंने बताया वो भी दिमाग में उसको रखिए। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड, अब देखिए ब्लड और बोन मैरो, ठीक है ना, ब्लड और बोन मैरो का भी टेस्ट जो है यदि हो जाए पता चल जाएगा कैंसरस सेल्स के बारे में, ठीक है। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकोमिया। जैसे मैं ये देख लो भाई, नंबर ऑफ पर सेल्स फिक्स है, ये समझ रहे हैं कि नहीं। जो एनसीईआरटी ये लाइन कह रही है कि इसका क्या मतलब हो गया, ल्यूकोमिया में, यानी मैंने अभी आपको जो बताया कि जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करते हैं, लॉजिकल है ये बेटा। जो नंबर ऑफ सेल्स है, देखिए नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर लिया, तो अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो कैंसर है। यानी जो ब्लड सेल्स हैं दे आर डूइंग सेल डिवीजन अनलिमिटेड, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ ब्लड सेल्स बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ ब्लड सेल्स अगर काउंट हो गए तो पता चल जाएगा कि कैंसर है कि नहीं। अगर फिक्स है नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है ना बेटा, तो अगर नंबर ऑफ ब्लड सेल्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो कैंसर है। ये चीज़ इसी नाते ये लाइन लिखा है इसमें, ठीक है। तो करते क्या इसमें, ए पीस ऑफ ससेप्टिव टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन एंड इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, और इसी स्टडी को हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, जो मैंने बताया आपको, ओके, दैट बाय द पैथोलॉजिस्ट के द्वारा ये होता है।
टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, जी, जिसको फिजियोथेरेपी रेडियोथेरेपी कहते हैं बेटा, है ना। तो रेडियोथेरेपी भी एक इम्पॉर्टेंट इसका जो है, जी। तो रेडियोथेरेपी में एक्सरेज का यूज करते हैं, हालांकि ये नुकसानदायक है। जो अन्य सेल्स हैं बॉडी के, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनको भी अफेक्ट कर देता है। रेडियोथेरेपी नहीं करता, विदाउट डैमेजिंग नहीं है क्या, नहीं जैसे ये है उसमें करेंगे क्या कि जो रेज हैं उनको एक जगह पर फोकस करेंगे, यही तो कुछ जो और नॉर्मल सेल्स हैं वो भी तो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे ना बेटा। फाइनली करते क्या है रेडियोथेरेपी में, क्या करते हैं जानते हो? रेज से उस एरिया को क्या कर देंगे भाई, उस एरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे ना जहाँ कैंसर है, यही तो करेंगे ना। तो भाई मान लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इतने एरिया से मान लिया कि इस एरिया में है, जैसे बिनाइन कैंसर मान लिया सपोज हो गया, तो और डायग्नोस कर लिया, फिक्स हो गया, सीटी स्कैन से आइडेंटिफाई हो गया कि पर्टिकुलर लोकेशन में स्पेशल उसी जगह पर है कैंसर। तो रेडियोथेरेपी से रेज से उसको डिस्ट्रॉय करेंगे ना डॉक्टर। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे इसके आसपास जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से बॉडी को नुकसान होगा, है ना। माने उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। तो ये मैं कह रहा था। तो टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे, है ना बेटा, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ओके, दे आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। माने इंटरनल ऑर्गन को डिटेक्ट करने के लिए ये बहुत यूजफुल मेथड्स हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, रेडियोथेरेपी हो गई, मैंने आपको बताया, एंटीबॉडी का डिटेक्शन हो गया, हिस्टोपैथोलॉजिकल हो गए। इतने मेथड्स को आप एकदम बिल्कुल, है ना, पॉइंट वाइज करके लिख लेना चाहिए। एक ही टर्म लिखो लेकिन नोट्स में जरूर एंट्री कर लेना चाहिए बेटा, है ना, इम्पोर्टेंट। तो ये हो गए। आपको पता है वैसे भी सीटी स्कैन वगैरह क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम जनरेट कर देते हैं, है ना। 3D इमेज मिल जाता है जिससे कि इजीली इंटरप्ट हो जाता है, राइट। देखो जो मैंने बताया, देखो एनसीईआरटी में लिखा है, नीचे बाद में दिया है, बस यही है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड द डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। सबसे नीचे आ जाइए, ओके। तो यानी यह भी एक मेथड है कैंसर को, यस, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब देखो, टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अप्लाइड टू डिटेक्ट द जीन इन द इंडिविजुअल्स, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, इन द इंडिविजुअल्स विथ द इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू द सर्टेन कैंसर, ओके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सच जीन्स which predispose an individuals to certain cancer, okay, may be very useful, very helpful in the prevention of the cancer, ऐसा भी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो पहला मेथड जो सबसे भाई बेस्ट है, सर्जरी का मेथड है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सर्जरी मेथड से यूज करके उतने पार्ट को काट के डॉक्टर निकाल देते हैं, है ना। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, यानी ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में पहला मेथड क्या हो गया, सर्जरी मेथड हो गया, है ना। तो एक तो सर्जरी मेथड हो गया, सर्जरी मेथड का यूज करके सबसे बेस्ट है ये, उतने पार्ट को डॉक्टर काट के निकाल देते हैं और जिससे कैंसर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट। दूसरा रेडियोथेरेपी, रेडिएशन की थेरेपी हो गई, ठीक है ना। इम्यूनोथेरेपी कहते हैं उसको, कीमोथेरेपी, हाँ कीमोथेरेपी, यस कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, है ना। जैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो है एक रेंथस एक प्लांट है,
एकरेंथस, जिससे कि जो है जिसके सेक्रीशन से वो मेडिसिन बनाई जाती है जो कैंसर के क्योर में यूजफुल। एकरेंथस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, मैं लिख दे रहा हूँ उसका नाम एकरेंथस, ये है, ठीक है। इससे जो एल्कलॉइड्स मिलते हैं, एल्कलॉइड्स सुना है नाम ना बेटा, एल्कलॉइड्स बोलो, एल्कलॉइड्स, तो जो एल्कलॉइड्स से मिलते हैं, एल्कलॉइड्स से मेडिसिन बनते हैं। ये कीमोथेरेपी में आ सकता है, यानी कुछ ड्रग्स वगैरह हो, ड्रग्स हैं, कुछ दवाएं हैं, दे आर इंक्लूड इन द राइट। तो इस तरीके से रेडिएशन थेरेपी से, सर्जरी से, है ना, इम्यूनोथेरेपी से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। टेकिंग द प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर, मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनका प्रॉपर केयर, यानी उसके आसपास की जो सेल्स हैं वो भी, है ना, कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट ना होने पाए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, माने उतना ही पार्ट रहे जो, और उसको सर्जरी से काट के निकाल दिया जाए, बाकी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो इफेक्ट ना हो, राइट। तो हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं, है ना बेटा। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स हैव द साइड इफेक्ट, जी हाँ, जो ड्रग्स हैं, जो जैसे जो कीमोथेरेपी जो बताया है कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं वो, लेकिन यह है कि बॉडी में वो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हेयर लॉस हो गया, बता रहा है, ठीक है ना, एनीमिया हो गया बॉडी में, हाँ ज़्यादातर केसेस में सर्जरी होता है और वही सेफ है, ठीक है। लिखा है इसमें मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, ओके, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। ट्यूमर सेल्स हैव बीन सोल्ड टू अवॉइड द डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम, देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन substances called biological response modifiers, ओके, जैसे इंटरफेरॉन है जी, ये है, which activates their immune system and help the destroying the tumor। करता क्या है इंटरफेरॉन बेटा, क्या करता है, जो इंटरफेरॉन है, ठीक है ना, इंटरफेरॉन हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, तो जिससे कि बॉडी में इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट अपनी तैयारी कर लेता है। तो इस तरीके से कैंसर हो गया, बस इतनी चीज़ें हैं कैंसर में। तो कितनी चीज़ें हो गई, पहले डेफिनीशन, ठीक है ना, डेफिनीशन में क्या, अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स, ओके। तो बेसिकली ये माइटोसिस ही है, ये माइटोसिस है, जान लीजिए, है ना, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो ये है, कैंसर में जो सेल डिवीजन होता है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है लॉजिकल। तो ये हो गया, ठीक है बेटा, अनलिमिटेड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। तो होता क्या है, इससे कई मास में सेल्स क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, जिनको हम मैलिग्नेंट कहते हैं। इट इज मीन्स इन द फॉर्म ऑफ आउटग्रोथ कह सकते हैं, सेल का आउटग्रोथ, है ना, सेल का आउटग्रोथ हो जाना, आउटग्रोथ हो गया, मतलब नॉर्मल ग्रोथ नहीं, आउटग्रोथ, नॉर्मल से ज़्यादा, है ना, ये हो गया। तो इसमें सेल डिवीजन कैसी है, अनलिमिटेड है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है मैंने बताया, कांटेक्ट इनहिबिशन, तो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैंसर में दो टाइप के मैंने आपको बताए, बिनाइन और, तो बिनाइन फिर एक बार, बिनाइन एकदम फिक्स लोकेशन में रहती है, उस लेस एरिया में रहती है, स्प्रेड नहीं होती है, और उसका ट्रीटमेंट इजी है, ठीक है ना। लेकिन मैलिग्नेंट जो कैंसर है इसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पूरे बॉडी में इजीली फैल जाता है, राइट। तो ये है, ठीक, तो ये हो गया। काज ऑफ कैंसर भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर को काज करते हैं, तो फिजिकल फैक्टर, ठीक है, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आपके
आयनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अल्ट्रावायलेट यूवी रेज हो सकते हैं। और आयोनाइजिंग रेडिएशन में बेटा एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए, ठीक है ना। ये दोनों कौन से हैं? आयोनाइजिंग है। इनसे ये भी कैंसर काज कर सकते हैं। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, फिजिकल को, ठीक है ना, केमिकल को। जो केमिकल्स हैं मैंने आपको बताया, एस्बेस्टॉस का एग्जाम्पल इसमें बताया, ठीक है। और मेटेलिक पॉल्यूटेंट्स, टोबैको, ठीक है। कुछ और भी ड्रग्स हैं जो कैंसर काज कर सकते हैं। सो दे आर रिलेटेड टू योर केमिकल्स, आपके केमिकल से रिलेटेड है। और ये इनको हम केमिकल फैक्टर कहते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है? वायरसेस हैं, ठीक है। वायरसेस हैं जो कि कैंसर काज कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए। मतलब 3 फैक्टर ऐसे हो गए जो कैंसर काज कर सकते हैं, ठीक। ये कर लिया आपने। दूसरा ये है कि जो है ट्रीटमेंट में, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट में कैसे कैसे हिस्टोपैथोलॉजी वाला जो मैंने मेथड आपको बताया, ठीक। बायोप्सी बता दिया, क्लियर। एमआरआई बता दिया, सीटी स्कैन बता दिया, और एंटीबॉडी वाला जो मेथड है वो भी, ठीक है। तो इतने मेथड्स हो गए हमारे क्या, ट्रीटमेंट के, ठीक है। ये हो गए। और डिटेक्शन, दूसरा ये है कि लोकेशन के बेस्ड पर कैंसर के कुछ स्पेशल नाम है बेटा, जैसे सार्कोलिमा, है ना। ये जैसे है क्या कि जब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस आप लोग जानते हैं ना, जर्म लेयर्स जब जिसमें बनते हैं, 3 जर्म लेयर्स कौन कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो सब डिसाइड है ना कि किस लेयर से, किस जर्मिनल लेयर से कौन सा बॉडी पार्ट बनता है, ठीक है। तो जैसे स्किन वगैरह है, स्किन वगैरह का जो कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो वो एक्टोडर्म से है। तो एक टाइप का तो कैंसर वो हो गया। दूसरा जो है सार्कोलिमा, माने मसल्स में जब कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, वो हो गया सार्कोलिमा। और मायोलिमा जो ब्लड कैंसर, माने एंडोडर्मल सेल्स में जब कैंसर हो जाता है, तो ये है। तो ये भी कुछ कैंसर के स्पेशल नाम भी है, ठीक है। सार्कोलिमा, मायोलिमा, ये भी जानना चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट योर कैंसर। ये पूरा आपके पूरा कैंसर हो गया टॉपिक। और इसमें कुछ छोटा मोटा बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ रह गया तो बताओ। ठीक है। जो एक्टोडर्म में जो कैंसर होता है उस कैंसर का नाम क्या है? थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है नाम, स्पेशल नाम है उसका। दिमाग में नहीं आ रहा। इसका तो हो गया मायोलिमा है और सार्कोलिमा, 2 नाम है। जो मेसोडर्म और एक्टोडर्म से जो एक्टोडर्म वाले जो सेल्स में जो कैंसर होता है, और ठीक है। तो ये है कुछ टर्म्स हैं उसके लिए। बाकी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है जो केमिकल एजेंट्स हैं बेटा, इसमें कौन कौन से हैं, जो मैंने दूसरा वाला मेथड जो बताया था केमिकल एजेंट्स वाला, वो ठीक है। और बायोलॉजिकल में वायरसेस हैं, ये देख लीजिएगा। और ट्रीटमेंट के मेथड्स कौन कौन से हैं और डिटेक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं जो बताया, बायोप्सी बताया, एमआरआई बताया, सीटी स्कैन बताया, एंटीबॉडी का बताया, वो क्लियर, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आपका ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूजेस है, ठीक है। तो उसको कल पढ़ा देंगे। खत्म हो जाएगा, एक बार पढ़ के आना इसको। इसमें आपका ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूजेस है, ठीक है।